तो बच चुके हैं 5 और हम सब कर रहे हैं आप सभी से फिर से मुलाकात। तो आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं आज का क्लास। हाँ नहीं फोन, चलिए सुनिए, आज के आज के इस बेहतरीन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा पिछले क्लास में। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में इसमें लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन जो कि क्या करता है? परावर्तन करता है, जो कि इसके लिए मीडियम की आवश्यकता एक ही पड़ेगी। एक मीडियम में वो लाइट इंसिडेंट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन यही रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? लाइट का मुड़ना, लाइट मुड़ता है, बेंड होता है। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट, और ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड व्हेन पासिंग थ्रू डिफरेंट मटेरियल। अगर ये एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो वो लाइट बेंड कर जाएगा, मुड़ जाएगा और किसी ना किसी एंगल पर मुड़ेगा, और वो एंगल होता है जिसको हम लोग फाइंड करते हैं और निकालते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके थे, ये बाउंस बैक करता है। वही लाइट आया तो बाउंस बैक कर गया सेम मीडियम में। ठीक है, आइए रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन देखते हैं। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसको अपवर्तन बोलते हैं। क्या बाबू? अपवर्तन बोलते हैं हिंदी में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। अब से हम लोग सुन रहे थे क्या चीज? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना। रेज व्हेन दे पास ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगा तो वो लाइट रे बेंड कर जाएगा। ठीक है, फ्रॉम, जैसे कि पहला मीडियम एयर हो गया और दूसरा वाटर या ग्लास। ठीक है, एयर से और ग्लास में इंटर करेगा लाइट तो वो बेंड कर जाएगा, जिसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे में आप हिंदी में देखना चाहो तो लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम जैसे हवा से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे पानी या कांच, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कांच भी है और वाटर भी है, में प्रवेश करती है, तो वह दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर अपनी दिशा बदल देती है। प्रकाश के इसी मुड़ने या दिशा बदलने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट जो तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जो कि यहाँ पे देखिए एक मीडियम से ये एयर से और ये वाटर में इंटर कर रहा है, तो एयर से वाटर में इंटर कर रहा था, देखिए इसको सीधा जाना चाहिए था ना, ये सीधा ना जाके क्या हो गया, कुछ ना कुछ एंगल पर वो बेंड कर गया, तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये देखिए ना, एक पेंसिल का एग्जांपल, ये पेंसिल को रखा हुआ, आप भी कर सकते हो ये वाला। आप क्या करना है, ग्लास में लेना, कौन सा, स्टील वाला में नहीं लेना, फिर दिखेगा नहीं, शीशे वाले ग्लास में लेना और ग्लास में लेकर पानी ले लेना आधा आधा हाफ, और उसके लेकर पेंसिल लेना, तो पेंसिल को देखोगे तो पेंसिल नीचे वाला एंगल क्या होगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में क्या लिखा हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसके कौन सा प्रक्रिया हो रही है, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगला नेक्स्ट, इनके लिए कुछ इंडेक्सेज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये अपने पाथ को चेंज कर लेता है, जब लाइट ट्रेवल करता है तो अपने पाथ को चेंज करता है। कहां से कब करेगा, जब वो पास करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से लिखते हैं, डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, या और ऐसे म्यू से। यहाँ देखिए इसको इंडेक्स को मानने के लिए जैसे हम लोग सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे ही इसी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एन या ऐसे लिख सकते हो आप ये भी। और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको एयर बोलते हो, और ये स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में, जिस मीडियम में आप वो ट्रेवल करा रहे हो। तो इसके लिए ये भी है हमारा क्या चीज, फॉर्मूला, जो कि आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एन इक्वल टू सीवी, जिसको आप बोल रहे हो। अगला क्या हो रहा है, देखो एयर से वाटर में इंटर कर रहा है, एयर से वाटर में इंटर कर रहा है तो रिफ्लेक्शन कर रहा है, कोई ना कोई एक मीडियम से, ये रहा पहला मीडियम, ये रहा दूसरा मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो किसी ना किसी एंगल पर वो बेंड करेगा, जो कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन है। अब यहाँ देखिए एक और है जिसको आप बोलते हैं म्यूचुअल टू इफेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर। आई क्या है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर, एयर में इंसिडेंट करने का एंगल, और दूसरा आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे साइन, इसका करना होगा तो लिख सकते हो साइन आई बटा साइन आर, एक मीडियम दूसरे मीडियम के लिए कर सकते हो। अगला देखेंगे एन क्या होता है, ये तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही होता है। समझ गया क्या? पिछले क्लास में आप सबको कराया जा चुका है, ये रिवीजन फॉर्म है। अब आता है दो मीडियम, मीडियम्स की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से मीडियम होते हैं, जैसे आप मीडियम की बातें हो रहा था ना, तो इसमें दो मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम।
रेयर मीडियम किसको बोलते हैं? अ मीडियम, वैसा मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो, ज्यादा हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम। वैसे ही हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, उस पारदर्शी माध्यम मीडियम में प्रवेश की चाल अधिक होती है उस प्रकाशीय रूप को विरल ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अगला, वैसे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं? जिसमें मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट लेसर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम होगा, उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक पूछ रहे हैं, ये वाला एक मीडियम हो गया, पहला मीडियम 1 जिसको एयर मानोगे, और ये मीडियम 2 जिसको आप वाटर मान रहे हो, वाटर मान रहे हो, तो कौन वो रेयर मीडियम है, कौन डेंसर मीडियम है? ऊपर वाला क्या है, इसमें लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, देखने से भी लग रहा है कि लाइट का स्पीड एयर में क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये कौन सा मीडियम होगा, ये रेयर मीडियम होगा। और डेंसर मीडियम कौन सा होगा, ये वाटर वाला। तो रेयर और डेंसर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि रेयर कौन सा मीडियम है और डेंसर। हर बार ऐसा नहीं होगा कि डेंसर से डेंसर होगा, रेयर से रेयर नहीं होगा, बहुत रेयर केस होगा, लेकिन रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर में जाएगा। तो अगला जब लाइट ट्रेवल करेगा, अब तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉज होते हैं, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड जैसे लॉज हैं किसके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हम लोग पढ़े थे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या कर रहा है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल और द इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे वो चेंज करता है दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम का, उसी को बोलते हैं और लाइज इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में क्या करता है, लाइज करता है। दूसरा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं, जिसको ये दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, इसका दूसरा क्या है, लॉज है। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये तो ग्लास स्लैब वाला है ना, आगे बताएंगे आपको, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। अगर पूछा जाए कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो यही आप बताएंगे, क्या बताएंगे, साइन आई बटा साइन आर। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, जो कि म्यू और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए 3 फॉर्मूला, जहां जहां जैसी जरूरत वैसी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला सबसे पहला है, अभी हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कैसे निकालोगे, इसमें दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, आई का भी वैल्यू, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड का दोनों का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आई का वैल्यू 60 डिग्री, आप रख लो साइन, साइन तो लिखोगे ही, साइन 60 डिग्री, और यह लिखोगे दूसरा आर कितना दिया गया है, साइन 30 डिग्री। अब ये निकालोगे तो कितना होगा, साइन 60 और साइन 30 क्या होगा, साइन 60 का रूट 3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। अगर इसको आप एक्सचेंज करोगे, कटाओगे तो रूट 3/2 और 2/1 कटाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। अब इसका वैल्यू आ जाएगा, अगर कोई भी एक इंसिडेंट रे 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है और रिफ्लेक्टेड 30 डिग्री पे कर रहा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। इसी तरफ दूसरा एक फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी किसको बोलते हैं, सी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको आप नोन है, जानते हो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और भी क्या होगा, ये मीडियम का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसमें मीडियम में उसका स्पीड क्या होगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए, एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन आकाश हाउस, अगर एक आकाश के घर में कितने की स्पीड से जा रही है, 1.5 × 10⁸ मीटर, ये पावर है, ये 8 को पावर मानना मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कैसे निकालोगे, कोई बताए, इसका कैसे निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, सबसे पहला सी, ये तो आपके लिए नोन है ना, तो सी पहले ट्रेवल कर रहा है, तो सी का वैल्यू सी बाई वी, ये फॉर्मूला रहा, सी का होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी का वैल्यू दिया हुआ है कहाँ पे, 1.5 बटा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों को आपस में क्या करोगे, लेट कराओगे तो क्या आंसर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, आंसर 2। तो इसका आंसर ये आ गया कि अगर किसी के घर में, अगर ये कोई व्यक्ति है, बच्चा है, आकाश के घर में इतने की स्पीड से मीडियम से ट्रेवल कर रही है लाइट, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता। तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ बटा वर्चुअल डेप्थ। अब ये रियल डेप्थ वर्चुअल डेप्थ में कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, अभी ग्लास वाला कॉन्सेप्ट देखे हो कि इसके अंदर पानी भरे हो, अगर पेंसिल डुबा रहे हो, पेंसिल डुबा रहे हो, तो कोई ना कोई एंगल पाई, उससे बढ़िया एक और, अगर इसमें तुम सिक्का रख दो,
इसमें एक सिक्का रख दो तो सिक्का थोड़ा सा आपको उठा हुआ महसूस होगा, उठा हुआ और थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ महसूस होगा, जिसके लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर एक हाउ हाई विल द कॉइन, अगर एक सिक्का रखा हुआ है पानी के अंदर, इसके अंदर एक सिक्का रखा हुआ है तो कितने उठा हुआ ऊपर दिखेगा जब वो 10 मीटर के उसका डेप्थ हो, डीप कहाँ पे हो, सिक्का कितना पे हो 10, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ बाई वर्चुअल डेप्थ। रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ कौन सा दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए वाटर, याद ध्यान दीजिए एयर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे तो हो जाएगा 4/3, 4/3 बटा में रियल बटा डेप्थ, रियल बटा वर्चुअल, तो रियल दिया है वर्चुअल दिया है, ये कौन सा दिया है, रियल दिया है, तो 4/3 इज इक्वल टू रियल 10 दिया है मीटर और ये x मान लेते हैं, अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे इससे करोगे तो ये हो जाएगा 30 बटा में x इक्वल टू 30 बटा में ये कितना आ जाएगा 7.4, इसका मतलब x किसका वैल्यू आया, वर्चुअल डेप्थ, तो कितना आभास हो रहा है, कितना ऊपर आभासी हो रहा है 7.5 मीटर आभासी हो रहा है, तो ये 7.5 मीटर डिफरेंस होगा और टोटल 10 था, तो ये कितना ऊपर उछला होगा समझ में आ रहा है 2.5 मीटर। समझ में आ रहा है, इससे ये क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरे से कितने से स्पीड से आ रहा है, एक मीडियम में जा रहा है लाइट के स्पीड से, और तीसरे पहले वाले में एंगल के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बना लेंगे, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट, बोलिए। चलिए अगला देखते हैं, अगले सही, हाँ इसको देखेंगे, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बात की गई है कि अगर व्हेन लाइट, जब लाइट ट्रेवल करता है फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अब ये रेरर और डेंसर मीडियम क्या हो गया, रेरर मीडियम समझ रहे होते ना, जिसमें लाइट क्या था, स्पीड ज्यादा था और डेंसर में कम था, तो ये कह रहा है कि रेरर से डेंसर जाएंगे तो वो बेंड करेगा टुवर्ड द नॉर्मल, तो ध्यान देंगे समझेंगे, ये रहा हमारा मीडियम 1 और ये रहा हमारा मीडियम 2, इसको मान लेते हैं रेरर, अब इसको मान लो ना एयर, एयर मान लेते हो जिसमें एयर में ट्रेवल वैसे ही ज्यादा करता है, तो इसको मान लो एयर, इसको मान लो वाटर, अगर एयर से वाटर में क्या कर रहा है, लाइट इंटर कर रहा है, ये भी याद रखेंगे, एयर क्यों बोले, ये रेरर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, इससे घना तो है, तो जब ये एरर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, जब परपेंडिकुलर करेगा तो ये कैसा बेंड करेगा, यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्मल, किसमें, नॉर्मल की तरफ, अगर ये सीधा रहता तो ये सीधा जाता, ऐसे जाता ना, लेकिन ये ऐसे ना जाके किधर जा रहा है, ये किधर बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, तो इधर बेंड करेगा इधर, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा तो इधर बेंड करेगा, तो हमारा इससे नजदीक बेंड करेगा, ये हमारा नॉर्मल रहा, पहला फिनोमिनन याद रखेंगे, पहला क्या करता है, अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करता है तो वो नॉर्मल की तरफ झुकता है, आपके मम्मी पापा सामने आते तो झुकते हो ना, प्रणाम करते हो ना, वैसे ही अगर ये रेरर से डेंसर में आया तो क्या करेगा, झुकेगा, ठीक, अगर वही डेंसर से रेरर में जाएगा, वही तुम्हारे दुश्मन आ गया तो तुम क्या करोगे, रास्ता काट के निकलोगे, भागो दूसरे गली से, आ गया कुछ नहीं जाएगा, तोरा नहीं जाएंगे, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, अगर डेंसर से रेरर मीडियम है, अगर इसको मान लो तुम डेंसर मीडियम और इसको मान लो रेरर मीडियम, तो याद रखना इधर से लाइट पास कराए हो, तो ये रहा हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्ट हुआ, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, तो नॉर्मल से दूर इधर पर जाएगा, नहीं किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर लाइट वे पास करेगा, ये दोनों फिनोमेना याद रखेंगे, देखिए यहाँ दोनों का बनाया हुआ है, याद रखेंगे कब, अगर इस फिनोमेना को याद रखेंगे, लाइट रेरर से डेंसर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, आर से डी की तरफ, आर डी शर्मा याद रखेंगे, आर से डी की तरफ कर रहा है तो किधर करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर करेगा, लेकिन डेंसर से रेरर मीडियम में कर रहा है, डेंसर से रेरर मीडियम कर रहा है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड करेगा, इस दो चीज याद रखेंगे, रिफ्रैक्शन का हर चीज समझ में आएगा। अगला देखेंगे स्लाइड में, अब ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 8, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिख लो 8, यहाँ नॉट है, एक क्वेश्चन कर लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कराया गया था ना, कल बताया गया था ना, जान ले कहाँ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चार्ट कहाँ से, ओहो वो एनसीईआरटी वाला हट गया पेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पेज था अभी, आइए देखते हैं, ये रहा हमारा मटेरियल, ये रहा मटेरियल मीडियम,
ये रहा हमारा मटेरियल मीडियम और ये रहा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, वही है कुछ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव मटेरियल मीडियम है और वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये इंडेक्स आपको याद करने होंगे, कुछ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ नहीं पूछता है उतना। याद रखेंगे सबसे पहला एयर के मीडियम में कितना होगा, ये सबसे मिनिमम होता है एयर में। कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.303 303 1.303 1.303। पूरे क्लास बोलिए जल्दी से 1. ठीक, सबसे कम किस में होता है? एयर में। और सबसे ज्यादा किस में होता है? डायमंड में। डायमंड का कितना होता है? 2.42। डायमंड में कितना होता है? बहुत बढ़िया। अब इसी के बीच में सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अब आपको याद करना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है और ये भी है, वैसे इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ज्यादा पूछता कौन है? उसके बाद रहा आइस। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वाटर का कितना होता है? अल्कोहल का 1.36, किरोसिन का 1.44, फ्यूज पार्ट का 1.46, टार्पिन ऑयल का 1.47, बेंजीन का कितना होता है? 1.50, क्राउन ग्लास का 1.52, कनाडा बाल्सम का 1.53, रॉक सॉल्ट का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, फ्लिंट ग्लास का 1.65, रूबी का, सैफीरे का जिसको नीलम बोलते हैं 1.77 और डायमंड का आखिरी कौन सा? 2.4। इसके अंदर बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं लेकिन आपको जो पूछता है, और ये एनसीईआरटी का कटिंग है, तो एनसीईआरटी में जो दिया है आपको पूरे याद करने होंगे, आपके लिए कोई मतलब इसमें मर्सी नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन कौन पूछता है? एक ये एयर पूछेगा, आइस पूछेगा, वाटर पूछेगा, अल्कोहल पूछेगा, ये चार ज्यादा पूछता है। इधर एक ग्लास का पूछता है और इधर ये डायमंड का पूछता है, और ये सब उतने नहीं पूछते हैं। ठीक है, हो सकता है टफ करना हो, पेपर को एग्जामिनर को टफ करना हो तो ये पूछ ले। ठीक है, रेयर केस में यही 3 4 5 ज्यादा पूछते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। और याद रखना ये मैक्सिमम पूछेगा तो डायमंड 2.42, मिनिमम पूछेगा तो 1.303। अंडरस्टूड? आप इसको लिख चुके हो, इसमें लिखने नोट डाउन करने का कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगला नेक्स्ट, इसी के लगे हाथ एक क्वेश्चन है, इसी पर डिपेंड कर रहा है लाइट। और आपको फॉर्मूला भी अभी बताया जा चुका है, फॉर्मूला बताया गया ना यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है? और यहाँ रहा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये रहा हमारा क्या चीज? क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा कर लीजिए तो क्वेश्चन समझिएगा। लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड, इसका मतलब सर ये रेयर से किसमें जा रहा है? डेंसर की तरफ जा रहा है। रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, एयर से डायमंड में जा रहा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.303। ये एयर का है, किसका है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करना होगा तो 2.42 याद रखेंगे। ये बहुत ज्यादा कॉमन पूछता क्वेश्चन। अगर एयर से डायमंड में जा रहा है विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, अगर 2.42 किसका है? डायमंड का है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? तो ये बताएंगे कि उस डायमंड में कितनी की स्पीड से लाइट इंटर कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला भी बताया जा चुका है, तो आप बताइए तो कौन सा कितना आएगा आंसर? ऑप्शन दिया हुआ आप सभी को, बनाइए, 1 मिनट के लिए आपको समय मिल रहा है। आप अपने कॉपी को गलतियां जरूर मेंशन करिए, कौन सा गलती कर रहे हो। वो गलती अगर बार दूसरी बार कॉपी खोलोगे तो वो गलती क्या होगा? नोट डाउन होगा, ये गलती किए थे, सही करूंगा। ऑप्शन बताइए क्या क्या होगा? नॉट होगा। बहुत लोग का आंसर नॉट आ रहा है। ये नॉट किसका किसका आंसर आया? देखें चेहरा, देखें उनका, नॉट नॉट नॉट, बहुत बढ़िया। और किसी का बी ऑप्शन सुनाई दिया है। बी ऑप्शन वाले भी है ना? अच्छा, 2 लोग उधर बी वाले भी हैं। आप लोगों का ए और बी में कोई ऑप्शन नहीं है? आप किसी को सी है? अच्छा, सी भी आ गया। अभी तो तुम बी में आंसर हाथ उठाया था। अच्छा नहीं, अच्छा बी में ऑप्शन बी है ना, और ए का कोई नहीं है? ए वाले आंसर गर्ल्स, आप लोग ये बोल दो यार, बेचारा पूरा मान जाएगा। नहीं, एज नहीं है। ए कोई जेपी बनाया जाए क्वेश्चन। ये पहले ध्यान दो कि ये पूछ क्या रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड ऑफ लाइट के लिए, कौन सा फॉर्मूला हमको यहाँ डिग्री दिया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिग्री वाला फॉर्मूला लगा ही नहीं है। सबसे पहले आते हैं फॉर्मूला पे, कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ स्पीड ऑफ लाइट का ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज कर तो सी बाई वी लगाएंगे। यहाँ थीटा डिग्री दिया नहीं है, वर्चुअल डेप्थ की बात हो नहीं रही है, तो आएंगे नेक्स्ट। अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, देखें
फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी बटा वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी बटा वी। कोई दिक्कत किसी को? क्या क्या दिया है, ये दिया है डायमंड का 2.42 और ये दिया है नोन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और भी निकालना है स्पीड कितने से, पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, कितने की स्पीड से लाइट इंटर कराए थे। अब इसको तुम चेंज कटाना है तो चेंज कर लो, कैसे चेंज करोगे, ये भी इधर आ सकता है, तो v इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे में रखेंगे 2 पॉइंट डायमंड का वो इंडेक्स आ गया। अब इसको आप कटाओगे तो ये तो कटेगा नहीं, इससे कटाओ 2.42 से 3 कटाओगे तो वैल्यू आना चाहिए, 2 से 3 कट रहा है तो एक तो आ जाएगा 1 पॉइंट, अब ऑप्शन देख लो 1.08 भी है, 24 भी है, 1.24 भी है, आना चाहिए सबसे ज्यादा जानते हो कौन सा, 24, तो आएगा 24। अब तो ये कट के किसका वैल्यू आ गया, इसका, लेकिन अभी बचा है क्या चीज, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गलती से तुक्का लगाने वाले का सही हो गया, बड़ा खुश है, तुक्का लगाया था ना कि बी को सर कर देते हैं सी को, तो सी जिसका आंसर है उसका सही आंसर, तो दिक्कत किसी को, अरे उसका सही हो गया, वो मिठाई बांट देगा, बाहर जाएगा चॉकलेट लेने 5-5 रुपए 5 स्टार, यानी चॉकलेट 5 स्टार। आइए अगला देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब देखे हो ना आप सभी, शीशा का मोटा वाला ग्लास स्लैब, उसके अंदर कैसा रिफ्रैक्शन होता है वो देखेंगे। उसके अंदर एक फिनोमिनन होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले हम लोग इसको देखेंगे कैसे लाइट पास होता है, किधर से क्या, तब हम समझेंगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के बीच की दूरी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले ध्यान देंगे, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक, यहां से अगर एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं, अगर एक लाइट इंसिडेंट, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसका मतलब ये सिंगल लाइट है, इसमें कोई लाइट का कॉम्बिनेशन, ये एक कलर, एक कोई लाइट को अगर हम इधर से पास कराते हैं तो ये नॉर्मल फिनोमेना बनाता है, नॉर्मल बनाता है, नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां तक तो मालूम था। जब ये लाइट को इंटर कराए हो ग्लास स्लैब में, तो ये तो इसको सीधा पाथवे फॉलो करना चाहिए था, सीधा पाथवे फॉलो कर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, क्योंकि ये अभी अभी हम लोग फिनोमेना पढ़े हैं कि सर अगर लाइट अगर लाइट अगर लाइट रेरर से डेंसर में जाता है, तो ये भी तो है ना रेरर से डेंसर, ये रहा हमारा ऊपर वाला कौन सा मीडियम रहा, रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम रहा, डेंसर मीडियम। तो सर रेरर से डेंसर में अगर लाइट ट्रेवल करेगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो चाहे कोई भी हो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अगर रेरर से डेंसर में क्या करेगा, लाइट इंटर करेगा, तो इस पाथवे पे न जाकर नॉर्मल से किधर बेंड करेगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो अब ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, तो दिक्कत किसी को, ये रहा रेरर, ये रहा मीडियम डेंसर, अब ये रहा फिर से क्या, रेरर मीडियम, क्योंकि ये एयर है, ये ग्लास स्लैब है और ये एयर है, तो जब रेरर से डेंसर से रेरर में जाएगा तो ये नॉर्मल से किधर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से कहां जाएगा, दूर जाएगा। याद रखेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बन रहा था, तो ये बन रहा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दिक्कत किसी को, और जब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा था तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये बनता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्योंकि ये लाइट इधर से इंसिडेंट कराए थे तो इसको सीधा जाना चाहिए था, तो वो सीधा ना जाके, क्योंकि ये मीडियम चेंज हो जा रहा है रेरर से डेंसर में, तो रेरर से डेंसर का फिनोमिनन हम लोग पढ़े हैं कि रेरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। अब यही फिर क्या करेगा, डेंसर से रेरर की तरफ बाहर निकलेगा, तो बाहर जब निकलेगा तो कोई ना कोई एंगल पर वो निकलेगा बाहर, जिस एंगल पर ये क्या करेगा, तो ये नॉर्मल से अवे दूर जाए निकलेगा, जब ये नॉर्मल से दूर निकलेगा तो ये पहले वाली जहां लाइट जा रही थी उससे कुछ ये पैरेलल को जाएगी, ठीक, ये पैरेलल को जाएगी, और ये इसी बीच को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट होता है उसी का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डी से डिनोट किए हुए हैं, तो दिक्कत किसी को। और ये जो लाइट निकली है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, EMERGENT, इमर्जेंट रे,
कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब इसमें हाँ ये बता रहे हैं एंगल आई इजकल टू, अब इसमें एंगल ई होगा नहीं, अब इसमें क्या होगा एंगल आई इजकल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। कोई दिक्कत? तो एंगल ये हो गया इमर्जेंट और ये एंगल आई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे और यही इक्वल हो जाएंगे। तो इस पे कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं? तो 4 फैक्टर्स है। अगर एंगल बढ़ा दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ा दोगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुम जितना चेंज कराओगे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही चेंज करेगा, अगर बढ़ाओगे तो वो बढ़ रहा है। अगर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कराओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। अगर इसका ग्लास स्लैब जो है ये जो इसका अगर थिकनेस बढ़ा देते हो, मोटाई बढ़ा दोगे तो पर भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। अगर ये थिकनेस बढ़ा दो तो लेटरल, अगर इसमें अब ये पूछता है कि किसमें सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक वायलेट कलर होता है जिसको आप विव्यूअर से नाम जान रहे हो, प्रिज्म वाले पढ़े हो ना लाइट में, जिसमें वायलेट कलर होता है उसका सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है और वो कलर की अपेक्षा। तो दिक्कत किसी को? फैक्टर डिपेंडेंट याद रखेंगे। अगर ये जानने के बाद कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं तो याद रखेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है फिनोमिनन, अब पढ़ते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब ये देखो ना आपस में दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे। ये रहा इमर्जेंट रे और ये रहा इंसिडेंट रे जो कि एक्सटेंडेड इंसिडेंट है। व्हेन लाइट पासेज आउट ऑफ ग्लास, जब ये लाइट ग्लास से पास हो रही है, ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक कुछ समझ में आया? बाउंस कर गए देखते हैं। अब आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा यहां तक। अगला ध्यान देंगे, अब रियल और अपेरेंट डेप्थ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रियल और अपेरेंट डेप्थ में वास्तविक और अवास्तविक में, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर आर इन टू डिफरेंट मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट अलग मीडियम में है और एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो दूसरे मीडियम में है, जैसे कि एयर एंड वाटर, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम रियल पोजीशन। अब यही ग्लास वाला बताया 24 स्लैब कि अगर ग्लास में कॉइन रखते हो, मछली को देखते हो, बगुला मछली को देखता पकड़ लेता, हम लोग मछली पकड़ने जाते भाग जाती है, ऐसा कि नहीं? अब पता चला वो उठा हुआ थोड़ा सा दूसरे एंगल पर वो रहती है, दिखता है और रहता है एग्जैक्ट पोजीशन उसका दूसरा, हम पकड़ने जाते हैं वहां पता चला वहां थी, निकल गई मछली, हम लोग से मछली नहीं पकड़ाती है। तो ध्यान देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, देखिए लिखने का तरीका समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, बोलने का तरीका समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ बटा में अपेरेंट डेप्थ। ये रहा हमारा। उसके बाद समझ दो केस बनते हैं, केस कारक क्या बनते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इन डेंसर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है एंड ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में है तो रियल डेप्थ ज्यादा होगा अपेरेंट डेप्थ के प्रति। नहीं समझे? हाँ। और दूसरा केस क्या होता है कि व्हेन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है तो उसमें रियल डेप्थ कम होगा अपेरेंट डेप्थ की अपेक्षा। ये आपकी थ्योरी और ये आपको मालूम होना चाहिए, तब ये आप तीसरी वाला जो आप कर रहे थे ना उससे आपको हेल्प मिलेगा और बना पाओगे। ठीक है, रियल डेप्थ में कौन बड़ा होगा और ये वर्चुअल डेप्थ में कब, ऑब्जर्वर कहाँ होगा किस मीडियम में और इसमें रेरर किस मीडियम में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला अब रहा टीआईआर की बातें करेंगे। टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा फेवरेट है, इससे ये फेवरेट है एग्जामिनर का, पता ना क्यों है भी, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, देखेंगे क्या है। हाँ ध्यान देंगे, ये रहा एयर जो कि कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है, और ये हमारा वाटर जो कि कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो ये किसमें से जा रहा है, डेंसर से रेरर में जा रहा है, किसमें जा रहा है, डेंसर से रेरर में जा रहा है। तो वो किधर बेंड करेगा बाबू, लाइट कहां पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट इंटर कर रहा है, अब इसको पतला कर लें, ठीक, आइए, ये रहा हमारा रेरर मीडियम और ये रहा हमारा डेंसर मीडियम। टीआईआर कब बनेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब बनता है, जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर करेंगे
तो ये लाइट जब ये इंसिडेंट कराएंगे तो ये नॉर्मल बनेगा, परपेंडिकुलर होता है जो कि सरफेस से, ये किसी ना किसी एंगल पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलेगा क्योंकि नॉर्मल से दूर जाएगा। डेंसर से रेयर जा रहे हैं, फिनोमेनन याद है ना, जब रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तो दिक्कत किसी को, तो ये अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर गया। अगले बार भी यही होगा, किसी ना किसी एंगल पर इससे हम इंसिडेंट कराएंगे तो ये किसी ना किसी एंगल पर ये निकलेगा बाहर, लेकिन वो किधर निकलेगा, क्या ऐसा निकलेगा, इधर निकलेगा, नहीं निकलेगा, किधर निकलेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वैसा ही एक ऐसा कंडीशन आएगा, ये थीटा हम जितना, ये थीटा किसी ना कुछ थीटा डिग्री पर ये बढ़ा है ना, ठीक है, किसी ना किसी ये थीटा डिग्री पर बढ़ा है, तो वैसे ही ये भी कुछ ना कुछ थीटा डिग्री पर बढ़ा होगा। वैसे ही एक ऐसा एंगल आएगा, थीटा आएगा, जिसमें लाइट पाथवे थोड़ा थोड़ा बेंड, जैसे ये देखो थोड़ा सा ऊंचा था, ये थोड़ा सा नीचा था, वैसे ही हर बार नीचे आएगा, और थोड़ा सा एक बार कराओगे तो और नीचे आएगा, और एक बार कराओगे तो नीचे आएगा। एक ऐसा एंगल आएगा जहां पे इधर से रेयर, डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये सरफेस पर ही क्या करेगा, ट्रेवल करने लगेगा, सरफेस पर ही ट्रेवल करेगा, तो ये नॉर्मल से जान तो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ आ रहा है? अब इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल आपस में बराबर होंगे, लिखा हुआ है कहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल बराबर होंगे, लेकिन अभी भी टीआईआर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये क्रिटिकल एंगल बना, कौन सा बना, ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस डिग्री पर लाइट को ट्रेवल कराना जिसपे उस सरफेस पर लाइट क्या करे, ट्रेवल करने लगे। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ये जो थीटा बनाए थे ना जितना, अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, और ज्यादा इंसिडेंट कराएंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि अब ये अंदर मूव करेगा, किधर मूव करेगा, अंदर, समझ में आ रहा है, उसी मीडियम में इंटर करेगा। जब जस्ट ये अंदर मूवमेंट जहां किया, इसी को बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन करना। अब ये जितना लाइट पाथवे कराएंगे, यहाँ से जितना कराएंगे, इधर से कराएं वो भी जाएगा बेंड, इधर से कर थोड़ा सा एंगल बढ़ाओगे, अब इसके अंदर सब ये अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब इसका मतलब ये जितने लाइट हैं, अब ये सब क्या करेंगे, अंदर की तरफ ही ट्रेवल करना शुरू कर जाएंगे, और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको बनाने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बनाने के लिए, फिनोमेनन को करने के लिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल रखोगे तभी जाके वो बनेगा, इस कंडीशंस आती हैं, ठीक है। यहाँ कुछ लिखा हुआ पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है, ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया at an angle greater than, at an angle greater than, देखो ये क्रिटिकल एंगल से ये थीटा बड़ा है, greater than critical angle for two media, the ray is totally internal back to the denser medium। अब ये क्या करेगा, अब ये बाहर नहीं निकलेगा, ये नहीं कि यहाँ जाके एंगल से बाहर निकल रहा है, अब ये टोटल इसी में रिफ्लेक्शन कराएगा, उसी में लौट आएगा। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टीआईआर, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया समझ में, शांति क्लास बता रही है कि थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। ये यार इसके लिए कंडीशंस है, इसके लिए कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन ये है कि द रे इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया शुड बी ट्रेवल इन डेंसर मीडियम। इसके लिए पहला कंडीशन है कि कभी भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा डेंसर मीडियम से, ठीक, डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम। The angle of incidence should be greater than the angle of critical of the two angle। मतलब TIR का फॉर्मेशन कराने के लिए, TIR का फॉर्मेशन कराने के लिए सबसे बड़ा क्या कर रहा है, ये डेंसर मीडियम की आवश्यकता होनी चाहिए, तो डेंसर मीडियम की है, ये तो डेंसर मीडियम ही है ना, ये डेंसर मीडियम है, इससे क्या कर रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि ये क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, जब कोई भी एक ऐसा एंगल हो जिसपे लाइट क्या करे, इसी पे सरफेस पर ट्रेवल करना शुरू कर दे, और ये किससे, नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो जहां लिए तो बनने लगेगा क्या चीज, टीआईआर का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो दिक्कत किसी को यहाँ तक, ये दो कंडीशंस आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर भी देख लेते हैं ध्यान से, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, कभी भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए।
क्रिटिकल एंगल के लिए ध्यान देंगे। अब ये किसी न किसी एंगल पर ले जा रहे थे तो ये बाहर रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, याद रखेंगे डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, डेंसर से रेरर में जा रहे थे, लेकिन ये क्या कॉम्बैक किधर हो गया, रेरर की तरफ। ध्यान देंगे एक ऐसा एंगल जिससे बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा था, एक ऐसा एंगल लेंगे जिसपे क्या होगा, ये सरफेस पेनिट्रेबल होगा। तो एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको बोल सकते हो, ये जो एंगल लिए हो ये बराबर होगा क्रिटिकल एंगल के, बराबर होगा क्रिटिकल एंगल के। और यही क्रिटिकल एंगल से तुम ज्यादा ले लिए, एंगल ऑफ क्रिटिकल से तुम ज्यादा ले लिए एंगल थीटा, तो वो क्या बनेगा PIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस चीजों को याद रखना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एंगल आई ज्यादा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। कोई दिक्कत किसी को आया समझ में क्या? अब इसे समझिएगा, हीरा ले लिए तो हीरा क्यों ज्यादा चमकता है, क्योंकि उसके अंदर TIR का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जब उसके अंदर लाइट अगर तुम टॉर्च जलाओगे तो वो ऐसा एंगल पे कट हुआ है, वो ऐसा एंगल पे कट हुआ है, वो लाइट उसी में ट्रैप होकर चारों तरफ घूमता रहेगा, बाहर निकल नहीं देगा, बाहर नहीं निकलेगा। और जितना ही वो उसमें इंटर करेगा घूमेगा उतना ही वो चमकेगा, और वही चमकता है। तो हम लोग कहते हैं कि हीरा बहुत सुंदर है, बहुत चमक रहा है, बहुत महंगा मिलता है। क्यों, TIR का फॉर्मेशन कराता है वही हीरा, समझ में आ रहा है? तो हीरा इसलिए ज्यादा चमकता है, जिसके अंदर TIR की संरचना वो फिनोमेनन होने लगेगी, वो क्या होने लगेगा, चमकने लगेगा ज्यादा। समझ में आ रहा है? चलिए धन्यवाद आज के क्लास के लिए। अब तो नेक्स्ट नहीं है PPT। बेस्ट ऑफ लक।